कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लेकिन अब इसके अंदर एक चीज़ और जुड़ गई है। पत्थर को उछालने के लिए आपको सही टेक्निक का पता होना चाहिए। ऐसी ही कुछ टेक्निक्स को लेकर के मैं आया हूँ आपके सामने। मेरा नाम है विकास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ FW टेलर की उन टेक्निक्स के बारे में जिसका जिक्र मैंने कल की क्लास में किया था। FW टेलर जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर बड़ा फोकस किया। इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स बना डाली कि जिन टेक्निक्स को अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लें तो यकीन मानिए आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया। पहला डिपार्टमेंट वो जो अपने ऑफिसेज में बैठ करके प्लान करेगा, यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 लोग रहेंगे। इसके साथ साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये वो डिपार्टमेंट है जो प्लानिंग की हुई चीज़ों को अल्टीमेटली प्रोडक्शन में कन्वर्ट करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 लोग रहेंगे, यानी कि इन बेसिकली FW टेलर ने फोकस इस बात पर किया कि अगर एक वर्कर से काम करवाना है तो उस वर्कर से पहले हमें अपनी कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहला डिपार्टमेंट होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट जिसके अंदर 4 लोग बैठेंगे। दूसरा डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसके अंदर भी 4 लोग बैठेंगे। तो अब डिटेल में ज़रा इसको हम समझते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन से 4 लोग होंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कौन से 4 लोग होंगे। अगर हम बात करें प्लानिंग डिपार्टमेंट की तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर पहला है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मतलब रूट क्लर्क यानी उसके नाम में ही छुपा हुआ है। एक ऐसा क्लरिकल डिपार्टमेंट का आदमी, एक ऐसा प्लानिंग डिपार्टमेंट का आदमी जो डिसाइड ये करेगा कि रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर किस रूट से आएगा। यानी कि जब रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया तो उस रॉ मटेरियल का रूट क्या होगा जिसके थ्रू वो अंदर यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचेगा। इस बात की जिम्मेदारी लेगा रूट क्लर्क। दूसरा व्यक्ति होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब ये वो व्यक्ति है जो लोगों को इंस्ट्रक्शंस देगा, यानी कि जो बैठ कर के पहले ये डिसाइड करेगा कि किसको क्या काम करना है, कौन सा सामान किस जगह पर होना चाहिए। इस सारी पूरे प्रोसीजर के अंदर जो डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए और कौन सी चीज़ कैसे काम करेगी, इस बात का इंस्ट्रक्शन देने का काम होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। तीसरा व्यक्ति जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क। कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क का काम क्या होगा? कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क का काम होगा कि सबसे पहले वो इस बात को सुनिश्चित करे, इस बात को देखे कि कोई भी काम जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना है वो कम खर्चे में हो जाए, यानी उसमें कॉस्ट बचे, और दूसरा टाइम पर हो जाए। इसका मतलब इफेक्टिवली हो जाए और एफिशिएंटली हो जाए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है डिसिप्लिनरियन, यानी कि ये वो व्यक्ति होगा जो इस बात को चेक करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन में सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूट क्लर्क ने रूट बना दिया, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क ने कॉस्ट और टाइम को डिसाइड कर दिया, लेकिन फिर भी प्लानिंग डिपार्टमेंट के आगे ये काम बढ़ ही नहीं पाया, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक काम नहीं पहुंच पाया। तो इस बात को चेक करने की जिम्मेदारी होगी डिसिप्लिनरियन की। अगला जो लेवल होगा जहां पर प्रोडक्ट आगे जाएगा वो लेवल होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी बेसिकली 4 लोगों को बताया गया है। स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम होगा? स्पीड बॉस का काम होगा कि ये चीज़ों को चेक करे कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन बन रहा है, जो प्रोडक्शन तैयार हो रहा है, वो स्पीड में काम हो रहा है, सही स्पीड में सही तरीके से काम हो रहा है। इस बात की जिम्मेदारी स्पीड बॉस की रहेगी। यानी स्पीड बॉस इस बात को चेक करेगा कि काम जो है वो स्पीड में होता रहे। इंस्पेक्टर का काम क्या होगा? ये पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। इंस्पेक्टर का काम होगा इंस्पेक्ट करना, यानी कि जब प्रोडक्शन हो गया, जब प्रोडक्शन बन के तैयार है तो इंस्पेक्टर क्या करेगा? इंस्पेक्टर जाकर के प्रोडक्ट को चेक करेगा। वो ये बात की सुनिश्चितता करेगा कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसको लगा कि प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, क्वालिटी में दिक्कत है या क्वांटिटी में दिक्कत है, तो वो इस बात पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है।
तो यानी कि इंस्पेक्टर का काम होगा सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करने का। रिपेयर बॉस का काम होगा कि ये चेक करे कि कहीं फैक्ट्री के अंदर, कहीं किसी मशीनरी में कोई दिक्कत अगर आ रही है, किसी प्रोडक्ट में अगर कोई दिक्कत आ रही है और उसको सही करना है, रिपेयर करना है, तो रिपेयर बॉस का ये काम होगा कि वो चीज़ों को रिपेयर करे, वो चीज़ों को सही करके दे। और चौथा व्यक्ति है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम होगा कि सारी मशीन, सारे इक्विपमेंट, सारे टूल्स को एक जगह साथ में लेकर के आ जाए। वर्कर है उसको मशीनरीज, टूल्स ढूंढने की जरूरत ना पड़े। यह काम गैंग बॉस का होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली टेक्निक जो FW टेलर ने बताई, उस टेक्निक के हिसाब से वर्क स्टडी पर फोकस करना बहुत जरूरी है। वर्क स्टडी का मतलब है जब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जब वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कुछ स्टडीज करनी जरूरी है। उन स्टडीज में कौन कौन सी स्टडी करनी जरूरी है, उनमें बेसिकली 4 तरीके की स्टडीज बताई गई हैं। सबसे पहली स्टडी है मेथड स्टडी, यानी कि जो एम्प्लॉय, जो वर्कर काम कर रहा है, उसका कौन सा मेथड है जिस मेथड से वो काम को कर रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा क्या मेथड है जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। मैं कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करूं जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं। वैसे ही हर एम्प्लॉय, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सोचा जाता है कि हर एम्प्लॉय जो है वो प्रॉपरली काम करे, प्रॉपरली काम करके दे। तो उसका मेथड ये चेक किया जाना कि मेथड, किस मेथड के थ्रू वो अपने काम को कर रहा है, किस तरीके से वो अपने काम को कर रहा है, उसको बोलते हैं मेथड स्टडी। दूसरी स्टडी है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है, इस स्टडी के हिसाब से एक एम्प्लॉय अपनी सीट से कितने बार मोशन कर रहा है, यानी कि कितने बार मूव कर रहा है। जितना ज़्यादा वो मूवमेंट करेगा, जितना ज़्यादा वो अपनी कुर्सी से उठ करके जाएगा और एक काम को छोड़ करके दूसरे काम की तरफ जाएगा, या बातें करने जाएगा, या फिर टाइम पास करने जाएगा, उतना ज़्यादा नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को होगा। सेम ऐसे ही जैसे स्टूडेंट अगर पढ़ाई करने बैठते हैं और 1 घंटे की पढ़ाई में उनको वॉशरूम भी जाना है, उनको पानी भी पीना है, उनको खाना भी खाना है, तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकती। सेम ऐसे ही अगर एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, अपनी चेयर पर बैठा हुआ है, काम कर रहा है, और काम करते करते उसको लगा कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसके साथ बातें करके आता हूँ, या थोड़ा सा इससे पूछ करके आता हूँ कि इसके क्या हालचाल है, या पूछ करके आता हूँ कि भाई तेरे घर में क्या चल रहा है। अगर इस तरीके से वर्कर अपनी सीट से उठ करके जाएगा, बार बार मोशन करेगा, बार बार हिलेगा डुलेगा, तो उससे वो काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर सकता। तो दूसरी स्टडी बताई गई मोशन स्टडी। तीसरी स्टडी थी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब इसके अंदर 2 स्टैंडर्ड्स को सेट करना है। सबसे पहले किसी काम को करने के लिए लगभग कितना टाइम लगता है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ टास्क। उसके बाद इस बात को चेक करना कि एम्प्लॉय एक्चुअल में कितना टाइम ले रहा है उस चीज को करने के लिए। जैसे मैं बोलता हूं कि अकाउंट्स के एग्जाम में जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे डबल टाइम आपके पास है सिर्फ उसको सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए सपोज अगर आपके पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके पास उसका दुगना यानी कि 16 मिनट का टाइम है क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप 16 मिनट से 17वां मिनट भी लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर छूट सकता है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम एक 8 नंबर के क्वेश्चन को करने का है 16 मिनट। वैसे ही अगर स्टूडेंट उस 16 मिनट की जगह उसको आधे घंटे में कर पा रहा है, 20 मिनट में कर पा रहा है, तो उसको अपनी स्पीड को मेंटेन करना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि वो अपने आधे घंटे के समय को लेकर के आ जाए वापस 16 मिनट या 15 मिनट के अंदर। तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि किसी काम को करने में जितना समय लग रहा है उतने ही समय में एम्प्लॉय काम करके देगा और ज़्यादा प्रोडक्शन पर फोकस किया जा सकता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैटिग स्टडी के अंदर FW टेलर ने यह बताया कि एम्प्लॉय अगर आपके यहां आकर के काम कर रहा है, 8 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, 10 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जो इंसान है उसको थकावट होती है, वो थक जाता है। तो आपको ये चेक करना है कि एम्प्लॉय कितनी जल्दी आपका थक रहा है, और अगर वो थक रहा है तो उसको आपको रेस्ट देना होगा, उसको आपको कुछ इंटरवल देना होगा, कुछ समय बीच में आपको उसको देना होगा, ताकि वो अपने इस थकावट को दूर कर सके। आपको पता है ना, दुनिया का बेस्ट ऑफिस है गूगल का। क्यों है? क्योंकि वहां पर रेस्ट इंटरवल्स आपको अपने हिसाब से मिलते हैं।
यानी कि जब आपको लग रहा है आपको सोना है, उनके यहाँ बेड्स अवेलेबल हैं, आप सो सकते हैं। जब आपको लग रहा है आपको खेलना है, उनके यहाँ खेलने की चीज़ें, इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ खेल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय से काम आप तभी निकलवा सकते हैं जब एम्प्लॉय प्रॉपर रेस्ट लेते हुए, प्रॉपर इंटरवल्स लेते हुए काम को करे। तो चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट इज फैटीग स्टडी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगली जो टेक्निक है जो एफडब्ल्यू टेलर ने बताई है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए आपको उस काम को स्टैंडर्ड वे में सेट करना होगा और इतना सिंप्लीफिकेशन तरीके से करना होगा ताकि वो काम बहुत जल्दी तरीके से हो जाए, स्टैंडर्ड वे में हो जाए और सिंप्लीफाई यानी आसान तरीके से हो जाए। जैसे जब आईफोन की शुरुआत हुई थी, तो आईफोन की शुरुआत के टाइम पर उसके सीईओ ने ये बात कही थी, उसके सीईओ ने स्टेटमेंट दिया था कि भैया इतना अच्छा फ़ोन बना डालो, इतना अच्छा आईफोन तैयार कर दो कि अगर आदमी उसको देखे तो उसको चाटने तक पे मजबूर हो जाए, यानी उसको इतना पसंद आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी भी काम को अगर करना है तो उसका स्टैंडर्ड सेट कर दो कि मुझे इस काम को इतना अच्छा करना है। यानी जैसे मैं अगर पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मुझे अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं और दूसरा सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ा सकूं। ऐसा ना हो कि मैं बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, बच्चों को हिंदी समझ आ रही है, या मैं बच्चों को भोजपुरी में पढ़ाने में लग जाऊं और बच्चों को चौथी और लास्ट टेक्निक जो एफडब्ल्यू टेलर ने बताई, सिंप्लीफाई तरीके से आपको चीज़ों को सिस्टम। यानी कि एम्प्लॉय या वर्कर को आप उसका टारगेट दें, वो टारगेट को अचीव करे, उसकी वेजेस बढ़ाएं। अगर वो ज़्यादा टारगेट अचीव करता है, उसकी वेजेस ज़्यादा दे दो। अगर वो टारगेट कम अचीव करता है, उसकी वेजेस कम कर दो। इससे एम्प्लॉय जो है या वर्कर जो है वो मोटिवेटेड फील करेगा। अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन बनाएगा यानी कि कंपनी को फ़ायदा, अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो कंपनी को फ़ायदा, और कंपनी को फ़ायदा तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस प्रॉफिट में से अपने वर्कर्स को वेजेस देने में आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो इसलिए डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने बताया कि अगर आप प्रोडक्शन के हिसाब से उसका पेमेंट रखते हैं तो फिर एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, और जब वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा कमा करके आपको ही देने वाला है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलने वाले हैं। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसे ही वीडियोस देने वाला हूं, आपकी पढ़ाई में कंटिन्यू करवाने वाला हूं। तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।